आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में आज काउंटिंग का दिन है, वोटों की गिनती जारी है। अरुणाचल में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 33 सीटों पर बीजेपी और 8 सीटों पर एनपीईपी आगे चल रही है। 3 सीटों पर पीपीए जो पार्टी है और 2 सीटों पर एनसीपी आगे चल रही है। तो रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है अरुणाचल विधानसभा चुनाव में। और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सिक्किम में रुझानों में एसकेएम को बहुमत। सिक्किम में एसकेएम 28 सीटों पर आगे, सिक्किम में एसडीएफ 1 सीट पर आगे। और आनंद हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अरुणाचल के रिजल्ट्स के बारे में। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? जो रुझान बता रहे हैं, जो ट्रेंड बता रहे हैं, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 50 सीटों पर वहां पर अभी काउंटिंग जारी है। हालांकि वहां पे 60 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 10 सीटों पर बीजेपी पहले से ही वहां निर्विरोध जीत चुकी है। तो ऐसे में सिर्फ 50 सीटों पर अभी जो मतगणना है वो जारी है। और जैसे कि एग्जिट पोल्स के रुझान बताए थे, एग्जिट पोल्स में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी का रुझान बताया गया था, अनुमान लगाया गया, तो वो सही साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है जो शुरुआती रुझान आया है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की 32 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पे मतगणना जारी है। और ऐसे में बीजेपी जो है, जो भी वहाँ सत्ताधारी दल है अरुणाचल प्रदेश में, वो अपनी वापसी को लेकर खासी उम्मीद से भरी हुई है। और एग्जिट पोल्स के बाद बीजेपी के नेता तमाम दावा कर रहे थे कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में फिर से बहुमत जीतने जा रही है। और इसके लिए उन्होंने बार बार हवाला दे रहे थे कि 10 सीटें जो निर्विरोध बीजेपी वहां जीत चुकी है, ये बताता है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की फिर से वापसी होने वाली है। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम जो है वो भी दूसरी बार जीत की उम्मीद लगाए हुए है। जो शुरुआती रुझान अधिक मतगणना के आ रहे हैं उससे भी यही पता चल रहा है कि एसकेएम की वहां वापसी हो सकती है। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते TV9 पीपल्स इंसाइट और पोल स्टैट के एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए को 346 और इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलने का अनुमान है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर कायम है और बीजेपी को 2019 से 8 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 346 सीट, इंडिया को 162 सीट और अन्य को 35 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार अकेले बीजेपी को 311 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को अकेले 65 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हिंदी पट्टी में मोदी फैक्टर 2014 और 2019 की तरह ही कायम है। पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी को 2019 के नतीजों से 8 सीटें ज्यादा मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 47.28%, इंडिया को 36.03% और अन्य को 16.69% वोट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलने का अनुमान बताया गया है। और आइए अब यूपी का एग्जिट पोल आपको बताते हैं। एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 66 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिल सकती है। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम योगी का जादू दिख सकता है। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में पिछली बार से एनडीए के मजबूत होने के संकेत दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 66 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी में एनडीए को 2019 से 2 सीट ज्यादा मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 14 सीट मिल सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीएसपी को इस बार एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। अलग अलग पार्टियों को मिलने वाली सीटों को देखें तो यूपी के एग्जिट पोल में कुल 80 सीटों में बीजेपी को 62, कांग्रेस को 3, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, बीएसपी को 1 भी नहीं, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है।
एग्जिट पोल के रुझानों से बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। लगातार तीसरी बार 7 सीट जीत सकती है बीजेपी। और एग्जिट पोल में कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन बेअसर नजर आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें मिलेगी, जबकि इंडिया और अदर्स को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। एग्जिट पोल में वोट प्रतिशत को लेकर बताया गया है कि एनडीए 57.47%, इंडिया 36.20%, अदर्स 6.33% वोट हासिल हुआ। दिल्ली की चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी की झोली में जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को बीजेपी की साजिश बताया है। सारे रिकॉर्ड एग्जिट पोल ने तोड़ दिए और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। ये एग्जिट पोल मोदी और अमित शाह के द्वारा तैयार किया गया है। जो लोग जरा सी भी राजनीति को समझते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे देश के चुनाव कैंपेन में हिस्सा लिया है, महाराष्ट्र में, और मैं तो लगभग देश के सारे हिस्सों में गया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एग्जिट पोल को लेकर विपक्षी पार्टियों की अलग अलग राय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिल रही है और बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने दावा किया कि एनडीए करीब 235 सीटों पर सिमट जाएगा और इंडिया गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने जा रहा है। कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद मीडिया के एक सवाल के जवाब में एग्जिट पोल को झूठा बताया। नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। और एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप दिख रहा है। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी फायदा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप कर सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में एनडीए को 29 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया और अन्य खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगा सकती है और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा सीट हार सकते हैं। साल 2005 के बाद ये पहला चुनाव है जब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में नहीं थे, लेकिन विदिशा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में जोर शोर से प्रचार किया। उधर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में भी एनडीए का क्लीन स्वीप दिख रहा है। एनडीए सभी 11 लोकसभा सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही है। बात बिहार और झारखंड के एग्जिट पोल की। यहां एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाना नुकसानदेह दिख रहा है। बीजेपी के वोटिंग पर भी इसका असर पड़ा है। एग्जिट पोल 2024 की माने तो बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में उम्मीद के विपरीत नुकसान उठाना पड़ा है। आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को 2019 के मुकाबले फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो यहाँ एनडीए 29, इंडिया 8, अदर्स 3 पर सिमटती दिख रही है। कम सीटों के पीछे नीतीश कुमार की इंडिया ब्लॉक से एनडीए में वापसी महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी बीजेपी के प्रदर्शन में थोड़ा असर नजर आ रहा है। मोदी से नफरत देश
के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। आपको बता दें कि झारखंड के कुल 14 सीटों में एनडीए के खाते में एग्जिट पोल के मुताबिक 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एक सीट पर कामयाबी मिलती दिख रही है। और एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का कमल इस बार दक्षिण के राज्यों में भी खूब खिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी इस बार अपना परचम लहराती दिख रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल के नतीजे का एग्जिट पोल क्या कहते हैं, आंकड़े देखिए। कर्नाटक में कुल 28 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में एनडीए 20, इंडिया 8, जबकि अदर्स को एक भी सीट हासिल होती नहीं दिख रही है। इधर तेलंगाना की 17 सीटों पर एनडीए कड़े मुकाबले में है। यहाँ एनडीए को 7 सीटें और इंडी गठबंधन को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीआरएस और जेएमएम को 1 सीट से संतोष करना होगा। Look at the numbers that have come from Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Kerala. It clearly proves that there is only one political party in India today that is truly a national party, that is the Narendra Modi led BJP. So this, the mood of the nation that is reflected in the exit polls are a clear indication that in the last 10 years the country has become more prosperous, the country is secure and the country is firmly marching with a lot of confidence towards a Viksit Bharat, the Prime Minister's vision. और अब आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल में राजस्थान को लेकर क्या अनुमान है। क्या राजस्थान में बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस भारी पड़ेगी? लोकसभा चुनाव में सभी 7 चरणों के मतदान के बाद एग्जिट पोल में राजस्थान को लेकर जो अनुमान जताए गए हैं, उसके मुताबिक राजस्थान के रण में इस बार बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार क्लीन स्वीप करती नहीं दिख रही है, बल्कि बीजेपी को इस बार यहां कई सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से राजस्थान में क्लीन स्वीप कर रही बीजेपी को कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस बार रोक दिया है। राजस्थान का एग्जिट पोल में राजस्थान की कुल 25 सीटों में से एनडीए को 19 सीटें और इंडिया को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अन्य को 1 सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है। वोट प्रतिशत को देखें तो राजस्थान के एग्जिट पोल में राजस्थान का एग्जिट पोल एनडीए को 52.22%, इंडिया को 36.62% और अन्य को 11.16% वोट मिलते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बाड़मेर और नागौर में इस बार उलटफेर हो सकता है। राजस्थान की कुछ अन्य सीटों पर भी हार जीत को लेकर उलटफेर देखने को मिल सकता है। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में खेला होबे का नारा बुलंद करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन एग्जिट पोल ने जो आंकड़े सामने लाए हैं वो ममता बनर्जी को निराश कर सकते हैं। आखिरी चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अपना मतदान करने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीत का दावा किया। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि बीजेपी से उन्हें काफी टक्कर मिली है। आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में कुल सीट 42, बीजेपी को 21, कांग्रेस को 1, टीएमसी को 20, लेफ्ट को 0, अदर्स को 0 सीट मिलती दिख रही है। बोल चुके एकक को बोलते हैं, हवा बहुत जबरदस्त है, इंडिया ब्लॉक जीतेगी, बहुत अच्छे से जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और चाहे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कुछ भी कहे, अब हवाई हो चुके हैं 400 का नारा। और अब जो है मुद्दा वर्सेस मोदी है, मुद्दे एक तरफ है, मोदी की फेल्ड गारंटी एक तरफ है। गुजरात की बात करें तो एग्जिट पोल कहता है कि यहाँ की कुल 26 सीटों पर एनडीए क्लीन स्वीप कर रही है। इंडी गठबंधन और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कुल 48 सीटों में एनडीए को 22 सीटें, इंडी गठबंधन को 25 और अन्य को 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। और एग्जिट पोल को लेकर यूपी और बिहार में विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा सीटें होंगी। वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल को देखने के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और इंडिया जीत रहा है, देश की जनता जीत रही है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला है? ये तो बाद में हम लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग एकदम जो जनता का जो पोल है, जनता का जो सर्वे है, वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और 295 एग्जिट पोल भी आने वाला है, 400 पार का नारा भाजपा ने 400 पार का। तो उनका फिल्म फर्स्ट फेज में फ्लॉप हो गया 400 का। और मतगणना में अब महज 2 दिन बाकी रह गए। इससे पहले इंडिया गठबंधन आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। 7 चरणों में वोटिंग के बाद मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने दावा किया है कि वो लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल में इसकी संभावना भी दिखाई जा रही है। इधर विपक्षी इंडिया गठबंधन का दावा है कि वो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकने के साथ ही अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगा। सूत्रों के मुताबिक मतगणना को लेकर इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग से आज मुलाकात हो सकती है। ये बैठक शाम 4 बजे संभव है। बताया जाता है कि आयोग के पास 2 मुद्दों के साथ इंडिया गठबंधन मुलाकात करेगा। बैलेट वोट पहले गिने जाएं, जो परंपरा है। हाल में इसे कई जगह बदला गया। बिहार विधानसभा चुनाव में बाद में गिनती हुई, जिसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का जितना मिलान कहा है वो सुनिश्चित किया जाए। इससे पहले आज दोपहर 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। फिर दोपहर 1 बजे खड़गे और राहुल देश भर के बड़े नेताओं के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत बड़े नेताओं के साथ 4 जून की तैयारियों पर चर्चा होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। 2 जून है आज। सरेंडर से पहले राजघाट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे। 21 दिनों की अंतरिम जमानत आज पूरी हो रही है। और शालिनी, और ज्यादा जानकारी के लिए शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। शालिनी, सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल राजघाट भी जाएंगे और कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर भी जाएंगे। क्या समय बताया जा रहा है, कब तक पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए। वो जमानत अब खत्म हो रही है। आज उनको सरेंडर करना है, तो 2 बजे का जो वक्त है वहाँ वो 2 बजे पहले जाएंगे राजघाट, फिर उसके बाद जाएंगे सीपी के हनुमान मंदिर, फिर उसके बाद यहीं पर पार्टी ऑफिस पहुँचेंगे। उसके बाद पार्टी ऑफिस के बाद वो वह तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। तो ये 10 मई को उनको अंतरिम जमानत दी गई थी। चुनाव प्रचार का पूरा समय था 21 दिन। उन्होंने बाकायदा धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया। और अब हालांकि वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनको मेडिकल ग्राउंड पर भी मांग कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल उसकी सुनवाई आगे है। लेकिन अभी आज उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तिहाड़ जेल के लिए आज वो सरेंडर कर देंगे। सभी जगहों पर जाने के बाद, जैसे कि जब वो आए थे तब भी जेल से अंतरिम जमानत के बाद जब वो बाहर आए थे तब भी पहले वो हनुमान मंदिर गए थे, पार्टी ऑफिस आए थे। उसी तरह से इस बार वो जाते हुए भी सरेंडर जब कर रहे तब भी वो उसी तरह से सबसे पहले राजघाट जाएंगे, उसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे और फिर जो है वो यहाँ पार्टी ऑफिस पहुँचेंगे। फिर पार्टी ऑफिस के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। ठीक है शालिनी, नजर बना के रखिए। दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सरेंडर करेंगे, लेकिन उससे पहले हनुमान मंदिर भी जाएंगे और राजघाट भी जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। एक बड़ी खबर, गोली मारकर बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद हफीजुल का सिर काटा गया है, ये परिवार वालों का कहना है। परिवार ने चुनावी रंजिश में हत्या का शक जताया है। और पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। देखिए, गोली मारकर बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल की हत्या हुई है। हत्या के बाद हफीजुल का सिर कटा, ये परिवार ने कहा। सुमन महापात्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सुमन, क्या जानकारी मिल रही है इस हत्याकांड के विषय में? पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है?
देखिए, लोकसभा वोट का आखिरी चुनाव था। अभी वोट खत्म होते ना होते ही पोस्टल वायलेंस का एलिगेशन आना शुरू कर दिया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बीजेपी का राइज हो रहा था, वहीं पर से ही बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या का एलिगेशन का खबर आ रहा है। जैसा पता चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो आदमी हैं वो लोग जाके 2 गोली मारे हैं इस कार्यकर्ता को, उसके बाद उसका सिर कर दिया। अभी परिवार जो है वो सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड कर रहे हैं। एलिगेशन है कि जो हुआ वो प्रशासन के सामने हुआ। अभी प्रशासन को स्टेप लेना पड़ेगा, यही परिवार से दावी हो रहा है। पुलिस ने अभी इंक्वायरी शुरू किया है लेकिन किसी को अभी अरेस्ट नहीं किया है। परिवार का जो दावी है कि 10 से 11 लोग हैं तृणमूल कांग्रेस का जो इसके साथ रिलेटेड है, तो उनके अगेंस्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अभी बीजेपी इसको लेकर प्रोटेस्ट की बात में जा रहा है, वो प्लानिंग चल रहा है, लेकिन ऐसे पोस्टल वायलेंस का जब न्यूज आना शुरू हुआ तो बहुत सारे जिले से ये भी खबर आ रहा है कि कार्यकर्ता लोगों को मारा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को। अभी पोस्टल वायलेंस का एक बहुत ही खराब हिस्ट्री है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे विधानसभा चुनाव के बाद। लोकसभा में भी सही तरफ से यही बात आ रहा है, यही एलिगेशन आ रहा है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और खबर बिहार से है। बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर गोली चलने की खबर से सनसनी अचानक फैल गई। हालांकि पुलिस इस पर कुछ साफ नहीं कह रही। एक शख्स का सिर फूट गया, अफरा तफरी मची। ये तस्वीरें उस समय की बताई जाती हैं जब मसौड़ी थाना क्षेत्र के पिंजड़ी गांव में बूथ से इंस्पेक्शन करके लौटते वक्त अज्ञात अपराधियों ने बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में रामकृपाल यादव बाल बच गए। रामकृपाल यादव ने बताया कि बूथ पर अवैध तरीके से एक विधायिका के घुसने की सूचना मिली थी। इस खबर पर निरीक्षण कर वो लौट रहे थे, तभी अचानक पिंजड़ी गांव के बाहरी इलाके में ही 20 से 25 लोगों ने घेर कर हमला बोला। इस दौरान ईंट पत्थर चलाए गए, फायरिंग भी की गई। गांव के एक समर्थक ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसके बाद हमलावरों ने उसे बंदूक के बट से मारा, जिससे उसका सिर फूट गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गोली चलने की घटना को पुलिस स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही है। इस मामले पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि रामकृपाल यादव पर गोलीबारी विपक्ष की गहरी हताशा को दर्शाती है। और गर्मी से जूझते दिल्ली समेत उत्तर भारत को आज कुछ राहत मिलने की संभावना है। वहीं मानसून की दस्तक ने केरल और असम में मुसीबत बढ़ा दी है। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 2 चक्रवातों के बाद केरल और असम में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्रीय जल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बात का खुलासा किया है। इस बीच दक्षिण केरल के तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। उडंबन्नूर में 23 सेंटीमीटर और उरुमी में 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोट्टायम और पुंजर में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि वदावथुर में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बने एक चक्रवाती स्थिति और बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाओं की वजह से असम, मेघालय और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। असम में सुबनसिरी, जियाभराली और कोपिली जैसी प्रमुख नदियों में उफान से तिनसुकिया, दरांग और नलबाड़ी जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। बराक जैसी कुछ नदियों में जलस्तर में कमी देखी जा रही है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग ने मुवत्तुपुझा, गायत्री, काबिनी, करुवन्नूर और पेरियार सहित राज्य भर की कई नदियों में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गर्मी से जूझते दिल्ली और उससे सटे गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद में बारिश हो सकती है। और मौसम लगातार गर्म बना हुआ है। ओडिशा में हीट वेव का कहर जारी है। राज्य सरकार ने लू लगने से 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। ओडिशा में गर्मी से 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 3 मौतें पिछले 48 घंटों में हुई है, जबकि 81 और लोगों की मौत की जांच जारी है कि उनकी भी मौत क्या गर्मी की वजह से हुई है या कोई दूसरा कारण है। विशिष्ट राहत आयुक्त कार्यालय की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल गर्मी के मौसम में लू लगने से हुई मौतों के 96 मामलों की सूचना मिली है। इनमें 54 संदिग्ध मामले शुक्रवार से 7 जिलों से आए हैं, जिनमें बुलनगिर में 20, संबलपुर में 15, झारसुगुड़ा में 6, क्योंझर में 4, सोनपुर में 6, बालासोर में 1,
एक और सुंदरगढ़ में 2 मामले सामने आए हैं। इस बीच ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जैना और एसआरसी सत्यव्रत साहू ने गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अधिकारियों के साथ लू की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एहतियाती उपायों के निर्देश दिए गए। हालात पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। शनिवार को राज्य के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा और टिटलागढ़ में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बरगढ़ में 45.8 डिग्री सेल्सियस, बोलनगिर में 45.5 डिग्री सेल्सियस, भवानीपटना में 44.6 डिग्री सेल्सियस और नुआपाड़ा में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और एक अलग खबर आपको बताते हैं, आर्कटिक रीजन में आने वाला मुल्क है आइसलैंड, जहां कुछ दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई देता भी है तो वो सिर्फ बर्फ है, मगर मौजूदा वक्त में बर्फ से ढका रहने वाला ये इलाका गेरुआ बर्फिस्तान बन चुका है। जानते हैं क्यों? ज्वालामुखी विस्फोट के कोहराम की वजह से। आखिर कितना भयानक है आइसलैंड का ये मंजर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसी फव्वारी की तरह ज्वालामुखी से निकलता गेरुआ लावा आग के शोले, आसमान में उठता धुएं का गुबार। यकीनन इस भयावह तस्वीर को देखकर रूह कांप सकती है, क्योंकि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार आइसलैंड, जहां साल भर बर्फ जमी रहती है, आर्कटिक रीजन का वही मुल्क अब ज्वालामुखी विस्फोट से दहल रहा है। वॉल्केनो से निकले गर्म लावे से धधक रहा है। आइसलैंड के रेकजेंस में बुधवार को फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पिछले 6 महीने में आइसलैंड पर होने वाला ये 5वां ज्वालामुखी विस्फोट है। और इस विस्फोट के बाद वॉल्केनो से निकला लावा कई किलोमीटर दूर फैलने लगा और कुछ ही देर में आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आपको बता दें, आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप के ग्रिंडाविक शहर में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को घर खाली करने का आदेश तक दे दिया है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकला लावा ग्रिंडाविक शहर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुका है। बहते लावा को रोकने के लिए रक्षा दीवार बनाई गई है, मगर सुरक्षा दीवार भी लावा की चपेट में आ चुकी है। ऐसे में ब्लू लगून और ग्रिंडाविक को खाली कराया गया है। इतना ही नहीं, ज्वालामुखी विस्फोट के साथ ही लगातार भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेकजेंस प्रायद्वीप में अब तक 20 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बात करते हैं चुनाव की। तो देखिए, अरुणाचल से खबर आ रही है, अरुणाचल में बम्पर जीत की ओर बीजेपी। जी अरुणाचल में 42 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अरुणाचल विधानसभा के वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है और जो जानकारी, बड़ी जानकारी है वो ये कि इस वक्त बीजेपी यहां पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है रुझानों। तो अरुणाचल में 42 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। 2 राज्यों की विधानसभा के लिए आज मतगणना हो रही है। अरुणाचल उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य और जहां पर जानकारी आ रही है कि बीजेपी इस वक्त अरुणाचल में आगे चल रही है। आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ा। आनंद, लोकसभा चुनाव के लिए गिनती तो अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी के लिए अच्छे संकेत अरुणाचल प्रदेश से। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो लोकसभा की सीटें हैं उनकी मतगणना तो 4 जून को ही होगी, जब पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना होगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसकी मतगणना अभी जारी है और जो शुरुआती जो आंकड़े आप बता रहे हैं और जो सामने आ रहे हैं वो जाहिर तौर पे 4 जून के पहले ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर मिलती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की जो 50 सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर मतगणना जारी है, क्योंकि 60 सीटें में से बीजेपी 10 सीटें पहले निर्विरोध जीत चुकी है, तो वहां से बीजेपी के लिए अच्छे
संकेत आ रहे हैं। बीजेपी की जो सत्ताधारी जो दल है अभी अरुणाचल प्रदेश में, उसकी वापसी वहां पे साफ तौर पे अरुणाचल प्रदेश नजर आ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी पहले 10 सीटें वहां पर निर्विरोध जीत चुकी है, तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए 4 जून को जो मतगणना होगी उसके पहले जाहिर तौर पे एक शुभ संकेत होगा। और वहीं अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भी जो सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम है, वो भी सत्ता में वापसी के उसके भी संकेत है। और एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल्स पहले ही अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में जो मौजूदा सत्ताधारी दल है उनके वापसी के संकेत दे चुके हैं। एक बार फिर से कमल खिलता हुआ दिख रहा है। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। अरुणाचल में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं, लेकिन सिक्किम का चुनाव भी अहम है। सिक्किम पर भी बात करेंगे आनंद प्रकाश पांडे से, लेकिन जानकारी दे दें सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। सिक्किम में रुझानों में एसकेएम को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सिक्किम में एसकेएम 28 सीटों पर आगे चल रही है। सिक्किम में एसडीएफ जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। तो एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है आगे चल रही है। और ज्यादा जानकारी आनंद दे रहे हैं। जी आनंद। ये बिल्कुल सिक्किम जैसे कि आपने बताया जो सत्ताधारी अभी वहाँ पे दल मोर्चा है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो वहाँ बनाया गया था एसकेएम, वो लगातार दूसरी बार जीत की तरफ बढ़ रहा है। उसके सत्ता में वापसी की पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। जो शुरुआती जो मतगणना हो रही है उससे भी संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर जो दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे सत्ताधारी दलों की ही वापसी सत्ता में होते हुए नजर आ रही है। और सिक्किम में की अगर हम बात करें खासतौर पर, तो सिक्किम में जो लगभग 32 की विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर मतगणना चल रही है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि एसकेएम जो सिक्किम क्रांतिकारी एक मोर्चा बनाया था, वहाँ पर कई दलों ने मिलकर जो भी मौजूदा सत्ता में थे और उन्हीं के सत्ता में रहते हुए चुनाव में गए भी थे, तो उनकी उस मोर्चे की वापसी सिक्किम में साफ तौर पर नजर आ रही है। जी, तो एसकेएम को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है सिक्किम विधानसभा चुनाव में। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, जैसा कि आनंद जानकारी दे रहे थे, कई सीटों का एक साथ फायदा मिलता हुआ एसकेएम पार्टी को दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही नतीजों पर हमारी नजर है। जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा नतीजे आ रहे हैं उस पर नजर है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर करोड़ों का सोना जब्त किया गया है। शैम्पू की बोतल में रखा गया था सोना। तस्करों से विदेशी करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।